यानी जिस वक्त चाइना जीता अमेरिका हारा तो तंजानिया के एम्बेसडर ने जनरल असेंबली में डांस शुरू कर दिया। वो जब लगा रहे हैं और खुशियां हैं और दैट वाज ए स्ट्रिक्ट वन बाय डाउन द लाइन क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान, बुरा भला पाकिस्तान को फुल के जी ये किया है वहां पर, राइट्स की खिलाफवर्जी और ये है और वो है और वो है। नंबर 1 भुट्टो साहब ने कोई रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन उन्होंने एक हिस्ट्री देखी है। यूनाइटेड नेशन में वो पाकिस्तान के लिए रिपोर्टिंग करते रहे, बड़े सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं। इफ्तिखार अली साहब का ज़िक्र मैं कर रहा हूं, लेकिन हमारे दोस्त मसूद हैदर साहब उन्हें चौधरी साहब कहकर बुलाते हैं। जब भी हम गए वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में, तो मसूद हैदर साहब ने कभी उन्हें इफ्तिखार अली के नाम से नहीं बुलाया, उनसे हमेशा उन्हें कहा कि चौधरी साहब का ये कहना है। तो पाकिस्तान की सियासत के जो उतार चढ़ाव सब कुछ इन्होंने देखे, और जिस वक्त ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हुई यूनाइटेड नेशन में थे। इसके अलावा चाइना कैसे एंटर हुआ इस सारे मामले में, ताइवान कैसे आउट हुआ, पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ इन्होंने बहुत करीब से उसको देखा। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान, माजी के बड़े बड़े हुक्मरान, उन सब के साथ इन्होंने काम भी किया, ट्रैवल भी किया। तो ही इज़ ए लिविंग लेजेंड। हमारी सहाफ़त में इस तरह के लोग बहुत कम हैं, दोज हु आर मैन ऑफ इंटेग्रिटी। सारी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजारी, इंतहाई अहम पोस्टिंग्स उनके पास रहीं, लेकिन कोई बड़ी प्राडो नहीं है, कोई बहुत बड़े बंगले नहीं हैं उनके पास, कोई फार्म हाउस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम से लेकिन इंतहाई सादगी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आई बिलीव कि हमारी कौम, हमारी यूथ, ये उनका ये हक़ है कि वो हमारे ऐसे लेजेंड्स जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं और जिन्होंने सब कुछ देखा कि ये अरूजो ज़वाल की कहानी, नौजवानों को पता होना चाहिए कि क्या वाक़यात थे, क्या हुए लीडरशिप में, माजी की लीडरशिप में क्या नकाइस थे, क्या खूबियाँ थी, अब की लीडरशिप क्या कह रही है, पाकिस्तान का पहले क्या मकाम था, अब क्या मकाम है। तो इफ्तिखार अली साहब आजकल पाकिस्तान आए हुए थे, तो हमारी खुशकिस्मती कि उनसे हमारा टाकरा हो गया और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बोल के लिए वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। डेफिनेटली यू डिज़र्व मोर जी। अब शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स जी। यू आर वेलकम। इफ्तिखार साहब, आपने अपनी इतनी आपने ज़िंदगी देखी सब कुछ, तो बजाय इसके कि मैं आपसे सवाल करूं, आप कहां से शुरू करना चाहेंगे? सबसे इंट्रिगिंग और सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आपने क्या देखा बतौर सहाफ़ी? वैसे तो जी बहुत सारे इवेंट्स मैंने आई विटनेस किए हैं, मगर जो चाइना की एंट्री थी यूनाइटेड नेशंस में, जिसको अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन से बाहर रखा हुआ था, और ताइवान जो कि चाइना का एक प्रोविंस है, वो रिप्रेजेंट कर रहा था चाइना, जिसकी पॉपुलेशन कोई 10 मिलियन थी उस वक़्त, और चाइना की पॉपुलेशन 80 मिलियन थी जब वो लिबरेशन हुई उनकी 49 में। तो उस हालात में जी यानी एक बड़ा अजीबोगरीब ये इशू था। यानी 49 से 71 तक ताइवान को ही रिकग्नाइज किया, और वो वीटो पावर थी अमेरिका के पास। तो क्या हुआ, क्या कैसे ये सब कुछ? ताइवान वाज एक्सरसाइजिंग वीटो पावर not on behalf of, but on behalf of China, which was जिसका के मेन पार्ट बाहर है। अच्छा, तो वो यूँ हुआ जी कि जिस वक्त ये पहले साल हुआ तो कुछ ममालिक जैसे पाकिस्तान में था,
अल्जीरिया, ट्यूनिस, इजिप्ट और थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ ने एक रेजोल्यूशन, कुछ 20-25 मुल्क, इन्होंने एक रेजोल्यूशन डाला कि भी इसको ये रिप्रेजेंट नहीं करता है और चाइना को डाला जाए और चाइना के राइट्स को रिस्टोर किया जाए, उसको मेंबर ना बनाओ, वो मेंबर है, उसके जो राइट्स हैं उनको रिस्टोर किया, राइट्स को रिस्टोर करो। हाँ जी। तो अमेरिका के लिए उस वक्त बड़ी पावर थी, उस वक्त वो इसको बड़ी आसानी से रिजेक्ट कर सकता था, मगर जो यस वोट थे ना जी, कि इस रेजोल्यूशन के यस वोट थे, वो बढ़ते जा रहे थे। अच्छा, वो बढ़ते जा रहे थे, हर साल बढ़ जाए, हर साल बढ़ जाए, हाथा कि 1970 में ये हुआ कि ऑलमोस्ट बराबर हो गए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने रिटेन किया ताइवान को। तो उस वक़्त अमेरिका ने एक और गेम खेली, उन्होंने ये कहा कि जी अगले साल ये किया जाए कि हम भी एक रेजोल्यूशन डालें कि चाइना भी रिप्रेजेंट हो और ताइवान भी रिप्रेजेंट हो। अब ये तो हो नहीं सकता था कि दो चाइना दोनों का वोट हो, दोनों का वोट। तो अब ये जब 71 का सेशन शुरू हुआ तो बड़ी एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी कि भी कि किसको मिलना चाहिए ये राइट। उसके अमेरिका बड़ी सख्त वो कर रहा था कि भी हमारा रेजोल्यूशन पास हो जाए और ये इनका डिफीट हो जाए और दोनों चाइना जो है उनको रिप्रेजेंटेशन ना जी, वो वहाँ और दोनों चाइना वो उन्होंने आना ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो यूँ हुआ कि जिस वक्त प्रेसिडेंट था जनरल असेंबली का एडम मलिक, वो इंडोनेशिया से तलक था और बड़ा करेजस आदमी था। उसने जब ये शुरू किया जी शाम के वक्त कि भी अब नाउ आई टेक अप द क्वेश्चन ऑफ चाइना। हाँ जी। तो एंड आई हैव ए रेजोल्यूशन बिफोर मी सबमिटेड बाय अल्जीरिया, पाकिस्तान, फ्रांस। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश नहीं, उनके वालिद साहब, वो खड़े हो गए, वो एम्बेसडर थे अमेरिका के यूनाइटेड नेशन। उन्होंने कहा सर हमारा रेजोल्यूशन पहले था, आपने ये पहले रेजोल्यूशन ये क्यों ले लिया जी। उसने कहा जी मैं तो टाइम के मुताबिक देखता हूँ, उनका रेजोल्यूशन इस वक्त आया, आपका रेजोल्यूशन इस वक्त पहले वो आया इसलिए पहले उनको ले लिया। उसने कहा जी मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप हमारा रेजोल्यूशन पहले लें। तो उसने कहा कि आप मेरी डिसीजन को चैलेंज करते हैं तो मैं इसको वोट करा दूंगा इसको। तो उन्होंने कहा जी नहीं वोट क्योंकि उन्होंने हारना था ये वोट, तो क्योंकि कौन इसको वोट देगा कि भी वो कह रहा है कि भी मुझे पहले रेजोल्यूशन उनका मिला है। बिल्कुल। तो मगर फिर उसने कहा जी ओके जी हम एक मोशन मूव करते हैं कि प्रायोरिटी हो जाए, दैट द जनरल असेंबली गिव्स प्रायोरिटी टू द रेजोल्यूशन, इस पर वोट हो जाए। ठीक हो गया। हाँ जी। तो उन्होंने जनाब वो वोट हुआ था। अब ये कोई ऐसी सब्सटेंटिव बात नहीं थी कि कोई डर जाए किसी वजह से, वो लोग यही क्या। तो उस वक्त जो चाइना के हामी थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो फैल गए हॉल में और उन्होंने कहा जी कि आप डरे नहीं, जो डरे नहीं, वोट दें आप इसको, क्योंकि ऐसी कौन सी बात है, वोट दें आप। हाँ। तो जनाब वो वोट हुआ तो वो अमेरिका हार गया और हॉल के अंदर एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। यानी क्योंकि उन्होंने कहा ये तो अमेरिका हार रहा है इस मसले पर। तो उस वक़्त एक क्रिश्चियन एम्बेसडर थे सऊदी अरेबिया के, जिनका नाम था जमील बरूदी। अच्छा। उनको खड़ा किया गया कि उनका जी ये सेशन पोस्टपोन कर दिया। अब रात के 12 बज गए हैं जी, सुबह फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं इतना बूढ़ा आदमी हूँ। हाँ जी। तो उस वक़्त आगा शाही साहब ने एक ज़बरदस्त, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे
I forgot to tell. And a very, very respected diplomat, and a very able diplomat. और उनको UN के रेगुलेशन के रूल्स की फिंगर टिप्स पर याद थे। उन्होंने कहा सर आप जब वोटिंग प्रोसेस शुरू हो जाए तो असेंबली को सेशन को नहीं पोस्टपोन कर सकते, और वो अपहेल्ड हो गया। अगर वो ये मूव न करते और पोस्टपोन हो जाता तो रातों रात वोट इधर से उधर हो जाता। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है तो उसमें पाकिस्तान ने भी चाइना के लिए माजी में डिप्लोमेटिकली वो सर्विसेज दी हैं उनके लिए, सर उनको यूनाइटेड नेशन में लाने में जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने किरदार अदा किया। वो कहते हैं हमको, एक दफ़ा मुझे वहाँ पे हमारे दोस्त मसूद हैदर ने जो नए चाइनीज़ एम्बेसडर आए थे तो पाकिस्तान के रिसेप्शन दी थी, तो उन्होंने कहा सर ही वॉज देयर when China made its entry to the United Nations. He said it is because of Pakistan that we are here. नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती, इसमें कोई शक नहीं कि लाजवाल है, और चाइना इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी मदद कर रहा है। ये मैंने आज इफ्तिखार अली साहब से जो गुफ्तगू की और जो हम कर रहे हैं, ये आपको ये बताने के लिए कि इस दोस्ती में पाकिस्तान में माजी के डिप्लोमेट्स और हुक्मरानों की कोशिशें और उनका खून शामिल है, जिन्होंने इंतहाई मेहनत से, महारत से वो सारे मसाइल जो चाइना के यूनाइटेड नेशन में थे उनको दूर करने में बड़ी ज़बरदस्त मुआवनत की, और फिर 71 में चाइना को एंट्री मिली और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी असल चाइना की, उनके जो राइट्स थे वो बहाल हुए। दोस्ती हमेशा दो तरफा होती है, तो पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती का हिस्सा बहुत पहले अदा किया है। अभी मजीद भी इफ्तिखार अली साहब से पूछते हैं, आपने आगा शाही की भी स्पीच की जिक्र किया, तो पाकिस्तान ने बड़ा एक रोल भी प्ले किया था चाइना और अमेरिका को करीब लाने में। उससे आने से पहले मैं थोड़ा सा जी इसके मुताल्लिक को कि ये कितना क्रिटिकल इसको चाइना ने इसको कितना क्रिटिकली देखा, इस मूव को सिर्फ ये कहने में कि आप सेशन पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो उस वक़्त ये था जी कि जिस वक़्त वो हुआ तो फिर उसने कहा जी अब ना आपको प्रायोरिटी मिली है ना सेशन पोस्टपोन हो सकता है, तो मैं रेजोल्यूशन डाल रहा हूँ। और वो सर चाइना इन पहले 55 to 50 हो गया था, मेरे ख्याल 70 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा। मगर उस वक़्त वो आगे निकल गया और चाइना इन। और सर मुझे इस दफ़ा 50 साल हो गए इस बात को, 50 मुझे बीजिंग से उन्होंने कॉल किया, बिकॉज आई वाज वन ऑफ दोस पीपल प्रेजेंट देयर, और उन्होंने कहा मुझे ज़रा हमें एटमॉस्फेयर बताइए इस वक्त हुआ क्या। सर मैंने इतनी ऊंची तालियां और गूंज और लोग खड़े हो गए और जंप लगाए, अब कोई डर नहीं था उनको कि जी। और एक एम्बेसडर जिनका नाम सलीम अहमद सलीम था, जो तंजानिया में थे, उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया जनरल असेंबली के हाल में। अच्छा। हाँ जी, और पिन स्टाइल शूट पहने। यानी जिस वक्त चाइना जीता अमेरिका हारा, तो तंजानिया के एम्बेसडर ने जनरल असेंबली में डांस शुरू कर दिया। वो जब लगा रहे हैं और खुशियाँ हैं, और वो रोते हुए ताइवान का डेलीगेशन वॉकआउट कर गया। ऐसी उन्होंने पहले गए, उन्होंने डिनाउंस किया यूनाइटेड, यानी अमेरिकन बिट्रेयल ही था ना, बिट्रेयल अमेरिकन बिट्रेयल। यानी वो उनके लिए ताइवान वाले जो हैं अमेरिका के कहने पर चाइना को ललकारते रहे, खड़े रहे, मगर एक प्रोविंस की क्या हैसियत है, लेकिन वहां पर जो बिट्रेयल किया वो अमेरिका ने किया। अच्छा, कोशिश की, लेकिन बहरहाल एक बिट्रेयल ही था ना। तो वो अब मैं आपको और बताऊं कि रोल चाइना और अमेरिका एक दूसरे के नज़दीक आए। हम तो ये सुनते रहे हैं कि भुट्टो साहब का एक बड़ा रोल था, लेकिन आपने क्योंकि विटनेस की बहुत सारी चीज़ें, तो ज़रा सारे एक बड़ी, मैंने अभी ये नहीं एस्टेब्लिश किया कि ये जो शाही साहब का
ये पॉइंट था, ये कितना इम्पोर्टेंट है। 10 दिन के बाद चाइना का डेलीगेशन आया जी न्यूयॉर्क, और शाही साहब वॉज अमंग द फर्स्ट टू वेलकम द चाइना डेलीगेशन इन यूनाइटेड नेशन। उसका जो लॉजिस्टिकली भी उन्होंने मदद की, यानी कि होटल वगैरह का अरेंजमेंट। तो रूजवेल्ट होटल में पहला डेलीगेशन ठहरा है जी। किसी को नहीं बताया कि ये पाकिस्तान ने अरेंज किया सब कुछ उनके लिए, और उनको, क्योंकि उनके पास कोई बात बंदा नहीं था वहाँ पर। तो ये स्पेकुलेशन होगी कि ये रूजवेल्ट होटल क्यों, उस वक्त PIA का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। उन्होंने प्रॉबेबली लॉजिस्टिकली रखा कि भी ये यूनाइटेड स्टेट्स से सीधी लाइन जाती है, बिल्कुल। आप निकले बाहर सीधे जाएं तो आप यूनाइटेड नेशन के गेट पे जहाँ पर रुकता है वो UN है। राइट। तो उस वक्त तो मगर अमेरिकन डेलीगेशन ने कहा इसका डेकोर रेड है, इसलिए इसको फिर सेलेक्ट किया गया। जी, तो आई डोंट नो वेदर दैट वाज द केस और नॉट। अच्छा, दूसरा, जिस वक्त चाइना का डेलीगेशन के जहाज लैंड किया, इट वाज द एयर फ्रांस फ्लाइट केम फ्रॉम पेरिस, बीजिंग टू पेरिस एंड पेरिस टू न्यूयॉर्क। तो उसका जो जिस दरवाजे से निकलना था वो दरवाजे ही ना खुले। अच्छा। और हजारों लोग एयरपोर्ट के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रो और एक एंटी डेमोन्स्ट्रेशन। और अब सब वो आधा घंटा गुजर गया, दरवाजे ही ना खुले, तो फिर उनको दूसरे अगले दरवाजे से निकाला गया। एक उधर रैप लगाया, और तो उस वक़्त उनका शाही साहब, मैं भी था उनके साथ, हमने कहा जी हमको भी ले जाएं, तो ही वॉज वेरी काइंड, तो ले गया हमको। तो खूब गले से मिले और उनका शुक्रिया अदा किया। 15 दिन के बाद चू एन लाई का इन्विटेशन आया शाही साहब को कि आपको बीजिंग में आया, एक एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर बुला रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। और उसने उनका डिनर किया ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान और शाही साहब का शुक्रिया अदा किया। हाँ जी। तो भुट्टो साहब इन चीज़ों को बड़ा नोट करते थे। उनका जी आप देखो, ये तो आदमी बड़ा क्लोज हो गया चाइना। उन्होंने शाही साहब को UN की पोस्ट से चाइना एम्बेसडर ही यूज्ड हिम, कि उन्होंने देखा कि ये चाइना के साथ इनकी अच्छी रैपो बन गई है, तो पुट हिम टू द बीजिंग टू गेट मोर बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान। और ताकि वो अभी आजकल के हुक्मरान तो डर के उसको कहीं तंजानिया भेज देते कि ओहो ये चीनियों का दोस्त बन गया, हमारा ही हमें खंजर मार देगा। अच्छा, उसमें जी जैसे आपने फरमाया, कम टू योर क्वेश्चन, रोल ज़्यादातर चाइना और अमेरिका को नज़दीक लाने में was played by जनरल याह्या खान। अच्छा, जो कि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल याह्या खान, जो कि एक बड़ा बदनाम नाम है पाकिस्तान में, मगर ही कई किताबें आप पढ़ लें अमेरिका में, उन्होंने इंक्लूडिंग कैसेंजर्स बुक, उन्होंने यही लिखा है कि शायद इस आदमी ने, और उस वक़्त के फॉरेन सेक्रेटरी सुल्तान मोहम्मद खान, ये दो आदमियों को पता था कि क्या हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, के भी तो क्या पाकिस्तान वाज मीडिएटिंग बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और फिर उनकी पहली विजिट अरेंज की टू बीजिंग। वो आया था ताइवान वियतनाम से पाकिस्तान, जहाज़ उसने पार कर दिया पिंडी की चकलाला की एयरपोर्ट के सामने, ताकि सब देखेंगे हैरी किसिंजर यहाँ पे है। हैरी किसिंजर उनका डबल भेज दिया उन्होंने दसिया गली में, और उन्होंने कहा जी उनका तो पेट खराब है, टेकिंग रेस्ट। और रात के 3 बजे
ये सब जब याह्या खान ने थ्रू कम्युनिकेशन सुना है, मोस्टली किसिंजर साहब ने लिखा कि उन्होंने हैंड रिटन नोट्स लिखते थे फ्रॉम हिम टू प्राइम मिनिस्टर चौनलाई, और वो भी हैंड रिटन नोट्स। एक हमारा कोरियर था, एम्बेसडर लेवल का आदमी था, बशीर बाबर साहब, ये शटल कर रहे थे बिटवीन। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मीडिएशन याह्या खान करवा रहे थे उसमें जो निक्सन साहब या चुएन लाई जो भी लेटर आते थे उनके हैंड रिटन याह्या खान उनका लिख के तो भेजते थे, और एक कोरियर पाकिस्तानी जिनका नाम अब बाबर बशीर, जो बशीर बाबर जो एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे, वो उसको लेके जाते थे उसको और लेके आते थे बाकायदा, क्योंकि जाहिर है उस वक्त इतनी तो व्हाट्सएप और वो सब कुछ तो था नहीं उस वक्त कोई। और उसमें आगा हिलाली साहब जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर वाशिंगटन में थे, उनका भी बहुत रोल। जफर हिलाली साहब के जो फादर जफर हिलाली साहब के वालिद साहब वेरी रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट, वेरी एबल डिप्लोमेट, वो उनका भी रोल है, एंड ही न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन एंड वाज प्लेइंग ए रोल। तो ये तो बेसिकली कोरियर से ना जी मैसेज लेके गए और मैसेज लेके आए। एक दफ़ा सुना कि वो इतने थक गए थे ये शटल करते करते, बशीर बाबर साहब कि लंदन की एयरपोर्ट पर सो गए, उनकी फ़्लाइट निकल गई। अब ना पाकिस्तान को पता है और ना वाशिंगटन को पता है कि वो गए किधर थी। तो फिर वो ढूंढ कर निकाला तो तो सिक्योरिटी सारी ढूंढ रही है, एजेंसीज ढूंढ रही हैं बंदा किधर गया, बिकॉज ही हैड दोज हैड रिटन नोट्स। अच्छा, but he finally woke up and took the flight and reached to his destination, whatever. और जिस वक्त दिस इज मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, जिस वक्त प्लेन टेक ऑफ किया उन्होंने जहाज़ अमेरिका का वही खड़ा है, ताकि सब जर्नलिस्ट ये उनके साथ जो थे कोई 70 जर्नलिस्ट किसिंजर के साथ, क्योंकि वियतनाम का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो वियतनाम गए हुए थे। वो भी पिंडी के इंटरकॉन्टिनेंटल में पड़े हुए हैं और वो स्पेकुलेट कर रहे हो कि किसिंजर जो है वो मुजीब और भुट्टो में कंसिलिएशन करा रहे हैं। ये उन्होंने रिमूवर फैला दी और वो स्पेकुलेशन चल रही है। तो इसका जो ये मैं उसमें आ सकता, तो उन्होंने जब ये मैं कहाँ पर एक फंस के मैंने क्या कहा था, आपने कहा कि बेसिकली ये जो स्पेकुलेशन ये र्यूमर फैला दी और जहाज सारा खड़ा कर दिया सामने लाके। तो जिस वक्त प्लेन टेक ऑफ PIA का जहाज गया, PIA के पायलट को नहीं पता था कि उससे कहाँ जाना है। अच्छा, व्हेन ही वाज एयरबोर्न उसके ही वाज टोल्ड कि यू आर गोइंग टू बीजिंग। अच्छा, तो फिर वो सो सीक्रेट, इतना खुफिया रखा गया। और फिर वो आ गए वापस किसिंजर साहब, हम लोग सब एयरपोर्ट पर थे और वो अपने जहाज़ VIP रूम से क्रॉस करते हुए चलते। इतने सवाल हुए जी आपने शेख मुजीबुर रहमान और भुट्टो के बीच में क्या कराया, वो हंसता हुआ चला गया। फिर बीजिंग में पकड़ा लोगों ने, सॉरी पेरिस में। अच्छा, उसके बाद वो वापस पहुंचे तो उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान किया टेलीविजन पर कि हमारा मुलाकात हुई है और किसिंजर हुआ और हम डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। चौधरी साहब वक्फा लेना यहाँ पर, लेकिन नाजरीन आपने सुना कि किस तरीके से समटाइम्स हुकूमतें और सियासतदान मीडिया को भी किस तरह डाइवर्जन में डालती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आज भी आपको नज़र आ रही होती हैं कि फ़लाँ की मुलाकातें हुई, फ़लाँ बड़े साहब की मुलाकात हुई, हो सकता है वो भी डाइवर्जन्स हों और हो सकता है उनका भी मकसद असल जो मामला है उससे तवज्जो हटाना हो। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि खब्बी सज्जी दिखा के खब्बी मारना या खब्बी दिखा के सज्जी मारना, तो ये मामला भी हो सकता है। जब वापस आते हैं ब्रेक के बाद तो इफ्तिखार अली साहब से पूछेंगे कि जो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हुआ
उस वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद थे, सब कुछ देख रहे थे। तो बड़ा एक जिक्र किया जाता है कि पोलैंड की एक करारदाद थी, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसको ना फाड़ते तो शायद बच जाता पाकिस्तान। क्या डिबैकल हुआ और क्या कुछ हुआ, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इफ्तिखार अली साहब हमारे साथ हैं और अभी आपको ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने सारा वाक़या बताया कि किस तरह चाइना की यूनाइटेड नेशन में एंट्री हुई और पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया उस वक्त, उस सेशन में जिसमें वोटिंग होनी थी। और फिर उसके बाद जो हेनरी किसिंजर चाइना गए और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम हुए अमेरिका और चाइना के, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल था। और दूसरी जो कई अहम मामला जो वहाँ पर उस वक्त डिस्कशन हो रही थी, वो सब चौधरी साहब ने बताए। और आपको मैंने जैसे पहले कहा, ये चीज़ें सारी बताने की वजह ये थी कि ये आप हमें पता चल सके हमारे नौजवानों को कि अगर चाइना आज पाकिस्तान का दोस्त है तो पाकिस्तान ने क्या कुछ किया चाइना के लिए जिसका वो आज तक मोतरफ़ है। इफ्तिखार अली साहब, बड़ी ये इम्पोर्टेंट आपने सारी सुनाई बात। और जनरल याहिया के जो रोल है कि हैंड रिटन नोट्स और सारा, इस हवाले से किताबों में तो चीज़ें मौजूद हैं लेकिन पब्लिकली हमने नहीं सुना, क्योंकि याहिया खान साहब का किताबों से और याहिया खान साहब का जो नाम है पाकिस्तान में, वो बस एक सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन अगर आप उनकी देखें उनकी ज़ाती ज़िंदगी को तो ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ CDA। लेकिन उन्होंने अपने आप को कोई प्लाट अलाट नहीं किया, यानी ही वॉज द ओनली चेयरमैन ऑफ CDA जिन्होंने कोई अपने लिए प्लॉट नहीं लिया था। ऑनेस्ट मैन, गलत डिसीजन किए उन्होंने या जो भी हुआ वो एक अलहदा वो चीज़ें। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं याहिया खान के हवाले से जो है, वो कहा जाता है कि करारदाद थी, वो फाड़ दी भुट्टो साहब ने। ये बताने से पहले ज़रा थोड़ा सा माहौल क्या था यूनाइटेड नेशन का, और क्या ये कुछ साजिश बहुत बड़ी थी, फैसले हो चुके थे, क्या हुआ, क्या आपने देखा क्या वहाँ पे? सर वो एक बहुत ही सैड चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं उस वक़्त 71 में डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट था और मेरा सिलेक्शन हुआ, ऑल्दो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो वो इसलिए कि मुझे कुछ पता है फॉरेन पॉलिसी के, क्योंकि मैं ब्रीफिंग्स अटेंड करता था और फॉरेन ऑफिस को कवर करता था, इसलिए आपकी वहाँ पे उन्होंने मुझे भेज दिया। मुझे आई वेरी ग्रेटफुल टू द फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेन करके भेजा। यदि उन्होंने मुझे 10 दिन फुल ट्रेनिंग दी आपको। मकबूल भट्टी साहब थे डायरेक्टर जनरल उस वक्त एक्सटर्नल पब्लिसिटी, और एक और साहब वो ईस्ट पाकिस्तान के थे। उन्होंने मुझे UN का स्ट्रक्चर ये वो तैयार करके भेजा। आई न्यू व्हाट आई हैव टू डू जी। तो मगर मैं पूछा तो हमारा जो प्रेस काउंसलर था, जिससे मुझे गाइडेंस चाहिए थी कि भाई रास्ता कैसे ढूंढते हैं, किसके पास जाना है, अपनी एक्रेडिटेशन करानी, वो थे हामिद जलाल साहब, लेजेंडरी पर्सन, आयशा जलाल के साहब के वाले साहब हैं जी। वो बीमार थे हैं जी। तो आई वाज ऑन माई ओन जी। और मुझे मैं बड़ी उस वक्त इतनी सिक्योरिटी कोई भी नहीं होती थी, आप पासपोर्ट दिखा के अंदर चले जाते थे। तो मैं जो एंटर किया है, आई हैड फ्लोन फ्रॉम इस्लामाबाद टू न्यूयॉर्क एंड आई वेंट, मेरा होटल जो था बिल्कुल UN के सामने, वो जो हिल्टन है। अच्छा। उस ज़माने में कुछ और था, मगर आजकल हिल्टन है। तो मुझे नज़र आई UN की बिल्डिंग, मैं कि यार सोने से पहले चक्कर एक लगा लें, अंदर देख लें। तो उधर मैंने देखा तो मैं गया तो मैंने कहा जी ऐसे मैंने, उन्होंने कहा जी 3rd फ्लोर पर चले जाए। तो उन्होंने मुझे जल्दी से कर दिया, मेरे पास लेटर भी था, पासपोर्ट भी था।
अब मैं देखा हूँ तो मैं वापस निकल रहा हूँ तो बड़े जर्नलिस्ट खड़े हुए हैं। और वो मैंने किसी से पूछा है कि ये क्या कहते हैं, क्या है, तो उन्होंने जी नॉन अलाइंड की मीटिंग हुई है और उसका अभी स्पोक्समैन आएगा और वो ब्रीफ करेगा उनको। ये जो उनका गेट के बाहर, जैसे आप मेन गेट से बाहर निकलते उसके सामने गैदरिंग थी और लगे हुए थे। तो मैं भी खड़ा हो गया। तो उन्होंने जना उस वक्त डिक्टेशन स्पीड पर, क्योंकि वो नहीं होते थे सेल फोन और वगैरह कुछ नहीं थे, तो वो रीड करते थे एक एक लफ्ज़ ताकि आप पूरी लिख सकें। दैट वाज ए स्टेटमेंट बाय नॉन अलाइंड क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान, बुरा भला पाकिस्तान को फुल के जी ये किया है वहाँ पर, राइट्स की खिलाफ वर्जी और ये है और वो है और वो है। यार हमने कहा ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल है यहाँ, डिफरेंट माहौल है जी। और उन्होंने फिर उसको अपील की पाकिस्तान को नॉट टू सीक ए मिलिट्री सोल्यूशन बट टू नेगोशिएट पॉलिटिकल, ये उनका अच्छा एक पॉइंट था बाकी। तो मुझे उस वक्त फील हुआ कि यार ये कहानी कुछ और तरफ, वो तो बहुत आगे की बात है ना जी। जब ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो फिर से अल्लाह मियां मेरे पर बड़ा मेहरबान है, मैंने कुछ किया भी नहीं। दूसरे दिन में आया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं खाने के लिए कहाँ जाऊँ। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी वो 4th फ्लोर पर एक कैफेटेरिया। मैं जनाब उधर चला गया तो सब मेज़ें 4-4 लोगों की के लिए वो सब भरी हुई पड़ी हुई थी। तो और मैंने कभी ऐसी वो देखा भी नहीं था सेल्फ सर्विस, तो जस्ट लर्न। तो मैं एक टेबल पर गया जिस पर कोई नहीं बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद सर 3 लोग आए, उन्होंने कहा कैन यू सिट ऑन दिस टेबल। जैसे बाय ऑल मीन्स, क्योंकि वहाँ सब शेयर बैठे हुए थे, शेयर हो रही थी। तो मुझे एक आदमी लगा कि ये उथांट है। अच्छा, वो सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, वो सुन बाद में पता चला कि वो महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जाके कैफेटेरिया में जाता है और खाना खाते ताकि और लोग भी उनसे मुलाकात हो जाए और उन्हें पता भी चल सके कि क्या उसमें। हाँ, डिप्लोमेट तो कम होते हैं, UN के ऑफिशियल बहुत होते हैं। डिप्लोमेट तो जो स्पेशल डाइनिंग रूम है उसमें जाते हैं। तो मेरे पास कोई सिर्फ पेन था और नैपकिन पड़े हुए थे, डब्बा। तो मैंने इसके एक शख्स उसके जो साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा इजी। उस वक्त तो आपको आजकल की तरह पिक्चर्स तो नहीं होती थी, देयर वाज नो टेलीविजन लाइक वी हैव नाउ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उसको कहा इजी मिस्टर उथांट। तो उसने कहा यस। हाँ जी। You were talking to the उथांट। ना मैंने उसका इंटरव्यू सीख किया ना, और उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल का इंटरव्यू करना बहुत बड़ी बात थी। यस, बहुत बड़ी बात थी। ये तो मैंने उसको आप खड़ा होकर इंट्रोड्यूस करवाया। देखा आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू एंड दिस इज दैट। बड़ा नफीस इंसान, वेरी पोलाइट। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन करने शुरू कर दिया कि जी क्या पोजीशन है पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे UN का व्यू बताना शुरू किया और बेसिकली यही था कि जी पाकिस्तान शुड नेगोशिएट, द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान शुड नेगोशिएट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बाकी उन्होंने बताया कि क्या क्या सिचुएशन है, कहाँ हमारे ऑफिसर देखिए वहाँ के आपके रेफ्यूजीज गए हुए हैं इंडिया में, और वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अंदाज़न कितनी देर आपकी मुलाकात? तो सर वो कोई 20 मिनट। 20 मिनट, दैट वाज। और मुझे कुछ पता नहीं कि इधर उधर क्या हो रहा है। वो मैं अच्छा
वो नैपकिन ख़त्म हो गए थे, मैं नोट्स नैपकिन पर ले रहा था। और अच्छा, मुझे यहाँ पर मैं इसी ये जो मामला, ये जो इंटरव्यू की आ रहे हैं इफ्तिखार अली साहब, नैपकिन्स ख़त्म हो गए, गुफ्तगू अभी जारी है, 20 मिनट की गुफ्तगू हुई, और क्या हुआ इस गुफ्तगू में, इख्तिताम कैसे हुआ इस गुफ्तगू का, और क्या वहाँ पर इन्होंने देखा, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इफ्तिखार अली साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वो बता रहे थे कि यूएन सेक्रेटरी जनरल से कैसे उनकी मुलाकात हुई, कैसे इंटरव्यू। जी एक्सीडेंटली जी नैपकिन्स आपके पास ख़त्म हो गए। जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब मैंने उनका उल्टा, अच्छा, उनको उल्टा कर दिया आपने? उल्टा कर दिया, मगर वो पढ़ा न जाए, वो जो वो इतने प्रोमिनेंट, पतला 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 कागज होता है, तो इधर करूँ तो वो इधर लिखूँ तो वो उस तरफ का चला जाए। बहरहाल जी, मैं इधर, जैसे आपको कहा मुझे नहीं पता था इधर वो यूँ हो रहा था कि तमाम जो टेबल्स थी वहाँ पर, आप जानते हैं कि आपने देखा हुआ है कितना बड़ा वो तमाम टेबल्स हमारे साथ ज्वाइन होगी। So the whole cafeteria was behind you. And you were the one talking to the secretary general. And I did not know that. Yeah, you didn't know. I was only looking at him and looking at But what you got from the secretary general was exclusive, and it was telling you that the leaders of East Pakistan and West Pakistan should negotiate. You mean Bhutto and Mujib, they should negotiate. Negotiate, and the government should support. Government should support. That's the only solution. That's the only solution. That's the best solution. That's the best solution. जी, तो अब उन्होंने एक साहब ने खड़े होकर, ही वॉज, मुझे बाद में पता लगा, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टाफ यूनियन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसने कहा कि सर, वी हैव आल्सो सम प्रॉब्लम्स टू डिस्कस विद यू। ओह सॉरी, ही सेड, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट, आई वाज नाइस टॉकिंग टू यू। तो फिर you went and you filed your story and then it all came out. And मुझे congratulations के कितने messages आए। Of course, you secured a interview. हमने कहा जी बड़ी कोशिश। अब आ जाइए इस पॉइंट पे, वो जो पेपर फाड़े भुट्टो साहब ने, मैं वो फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम की ज़रा कुछ किल्लत है। फास्ट फॉरवर्ड, वो नंबर 1, भुट्टो साहब ने कोई रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा। He was not so stupid as to tear up a document of the Security Council or United Nations resolution. ये बहुत नंबर 2 कि जिसको कहा जाता है रेजोल्यूशन, वो एक्चुअली रेजोल्यूशन ही नहीं है। ये बहुत कम लोग समझते हैं। इट वाज ए वर्किंग पेपर। अच्छा, ये बड़ा फ़र्क है, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर। रेजोल्यूशन पर होता है स्पॉन्सर्ड by whom, presented by whom, उसमें और who in the world would support कि जी United Nations should dismember a country, क्योंकि उस रेजोल्यूशन में ये था कि power should be transferred to East Pakistan. Or to the representatives of East Pakistan, in East Pakistan, and in the Eastern Theatre of War. And to West Pakistan, in the Western Theatre of War. अब साहब आप बताइए कि एक यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन आ जाए कि फॉरेन ट्रूप्स इंडिया के आपकी सॉइल पर हैं और आपको कह रहे हैं कि आप ट्रांसफर कर दें। ये तो डिसमेंबरमेंट है। ये तो दिस अच्छा चौधरी साहब, ये फिर जो एक बात कही जाती है कि भुट्टो साहब ने करारदाद फाड़ दी वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में पोलैंड की, वो करारदाद नहीं थी। देखिए, वो करारदाद नहीं थी, वो उनके पर्सनल नोट्स थे जो उन्होंने जो तकरीर करनी थी उनके, और कई अखबारों के हवाले थे, उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए थे
कि मैंने क्या कहना है वहाँ पर, और उनके कोई कई एडिटोरियल्स की कोटेशंस थी उसके अंदर, और वो पियर होटल के पैड पर उनके नोट्स थे जी। और वो नोट्स आपने उठाए? और वो जब भुट्टो साहब ड्रामेटिकली वॉकआउट करके जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर निकल गए, तो क्योंकि ही वॉज द ओनली स्पीकर, द सेशन वॉज एडजर्न। अब मुझे मैं प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था, तो वो सफाई करने वाले आगे वो कागज़ जो फाड़े हुए थे उनको सफाई करने लगी, और मैंने कहा ठहर जा, तो मैंने वो उठाकर देखे, उसमें कोई रेजोल्यूशन, वर्किंग पेपर जो पोलैंड का था या कोई ऐसी चीज़ यूएन की उनके जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, वो सिर्फ पियर होटल के नोट्स थे जी, और वो उनके बेसिस पर वो स्पीच कर रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस वक्त क्या कुछ ऐसा था जो भुट्टो साहब कर सकते थे इस सिचुएशन को रोकने के लिए, जो नहीं किया उन्होंने? नहीं जी, वो तो एक फैसला हो चुका था, जो हर एक को पता है कि वो सुपर पावर्स ये फैसला कर चुकी थी कि ये तो ईस्ट पाकिस्तान तो जाए, हाँ को फेडरेशन को, मगर वही है कि मुजीबुर रहमान अभी जेल में था वेस्ट पाकिस्तान में। अगर कोई याह्या खान उनके साथ कोई डील करते कि जैसे कि 7 पॉइंट्स वो थे ना जी मुजीबुर रहमान के, 6 नुकात, अगर फुल एक्सेप्ट कर तो फिर होता। ठीक है, समझ गए। आप कह रहे हैं कि बेसिकली ये फैसला हो चुका है, मगर वो भी देखेंगे वो क्या मुल्क बनता है जिसकी 2 करेंसी होती, 2 करेंसी होती। ठीक हो गया, ये बात सही है आपकी, वो कोई नागुज़ार। अच्छा, अब मैं ज़रा क्योंकि एक जानना चाहूँगा, आपने बहुत इंटरनेशनल हमारे जो लीडरान हैं उनके साथ काम भी किया, ट्रैवल भी किया, देखा भी, भुट्टो साहब को भी सुना, ज़ियाउल हक को भी सुना, और भी जाके सब तकरीरें करते हैं। क्या कंपैरिजन आपने अच्छी, भुट्टो साहब के अलावा किसी और को आप इम्प्रेसिव, किसको आप समझते हैं वहाँ? सर वहाँ से जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस हुई वो यासर अराफात की पैलेस्टाइन पर है जी। उसके अलावा जो वहाँ पर जो बेहतरीन स्पीकर था वो था फिडेल कास्ट्रो है जी। उसके बाद कई इजरायली जो कि आप उससे टोटली डिसएग्री करें, मगर वो इस तरीके से they were very well prepared, very well prepared. They could sell their argument. हाँ जी। इस तरीके से some British leaders, some हमारे हुक्मरानों की मैं बात अगर इस पे आ जाए, हाँ सॉरी, इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो 2019 में स्पीच की है was one of the best I have heard. What was the special about that speech which made it best? क्योंकि he spoke with passion, he spoke with energy and some facts. Facts also, but the thing is that he never wavered. Okay. He came straight to the. It is very difficult to make a extempore speech. Yeah, that's what, because that was not written. That was not written, and some people were, getting very nervous that he might. Maybe he says something, he says something which is not. Okay. What to say next. Right. अच्छा, ये बात बताइए कि स्पीच बड़ी ज़बरदस्त की इमरान खान की, उसके बाद उसका एक फॉलो अप होना था डेफिनेटली, जो इतनी बड़ी एक आप बात करते हैं। So was it up to your expectations, या आप समझते हैं कि कुछ मामला रह गया? नहीं, जब उसके फॉलो अप का जो होता है वो आप प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करते हैं, वो आपके लेफ्टिनेंट्स करते हैं, आपके लेफ्टिनेंट्स जी, आपके साथी करते हैं, आपकी टीम करती है जी। और वो उन्होंने कोशिश की होगी वो, बट वी डोंट सी दैट मच रिजल्ट जी। रिजल्ट सर वो आप जानते हैं कि ये जो हमारा इंस्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, इस वक्त क्या दुनिया पाकिस्तान को सुन रही है? हमारी किसी बात पर हम तो कह के थक गए हैं, तालिबान को रिकग्नाइज़ कर लो, किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। हमें
हम आइसोलेटेड हैं इस वक्त या व्हाट डू यू से? थ्री लाइनर। आइसोलेटेड तो नहीं कह सकते क्योंकि आप पाकिस्तान को वोट मिलते हैं और मगर ये कि पाकिस्तान ट्राइंग वेरी हार्ड, कश्मीर पर खूब बोलते हैं मगर ग्राउंड रियलिटी से डिफरेंट हैं। और ग्राउंड रियलिटी का मतलब है कि अलाइंसेस चेंज हो गए हैं, रिलेशनशिप चेंज हो गई हैं। आप ये सबको पता है कि क्या हो रहा है इंडिया का और यूनाइटेड स्टेट्स का रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ है, हमारे साथ कैसे चेंज हुआ। तो वो बात, और इसी तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ ट्राई किया है। दे वर्क वेरी हार्ड, द पाकिस्तान मिशन इन द UN headed by Munir Akram, very competent ambassador, आप जानते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, one of the most competent diplomats we ever have। हाँ जी, और he tries very hard but in vain। these बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी इफ्तिखार साहब की। इनसे गुफ्तगू बुनियादी मकसद थोड़ा सा माजी में झांकना और आपको दिखाना था कि कितनी स्ट्रगल की है पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान की क्या हैसियत है। और फिर बहुत सारी मिथ्स हैं जो इस तरह जब आप उन लोगों से मिलते हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उनकी ज़बानी जब आप सुनते हैं तो बहुत सारे जो मिथ्स हैं वो क्लियर होती हैं। बहरहाल इफ्तिखार अली साहब से बात करने के लिए, इनसे जानने के लिए आपको शायद पूरा एक दिन भी अगर हो तो वो भी कम होगा। हमने कोशिश की कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात की बुनियाद है वो क्या है, और ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन जैसे हुई, ये सारे जो वाक़यात थे इन पर हमने उनसे गुफ्तगू की। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।